हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड फिशन के बारे में। फिशन का मतलब हुआ टूटना, क्लीव करना। तो बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड करने का मतलब हुआ कि जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग करवाएंगे तो उस दरमियान जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड होते हैं या उनके एटम्स के बीच उस बॉन्ड का टूटना। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो जाहिर सी बात है कि उनके एटम्स के बीच जो है कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज हम लोग बोलेंगे। अब ये बॉन्ड का टूटना जरूरी क्यों है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि रिएक्टेंट बदलता है प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्टेंट बदलेगा प्रोडक्ट में। सपोज कोई सिंपल सा रिएक्शन हम लोग लिखें कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ऐसा। अब रिएक्टेंट है तो ऐसा रिएक्टेंट का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, सब मॉलिक्यूल के बीच इस प्रकार से बॉन्ड भी बना हुआ रहेगा, ऐसा। वैसे ही प्रोडक्ट का भी कुछ मॉलिक्यूल होगा। तो चूंकि प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल जो बन रहा है वह रिएक्टेंट से ही बन रहा है। अब जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच नए बॉन्ड का बनना पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी रिएक्शन में होता क्या है ना कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो पहला स्टेप होता है उस बॉन्ड का टूटना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड है वह बॉन्ड का टूटना, क्योंकि जब तक पुराना बॉन्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नहीं टूटेगा तब तक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में नए बॉन्ड का निर्माण पॉसिबल नहीं है। तो पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद फिर नया बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड का टूटना है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज। चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना दो प्रकार से टूटता है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन, दूसरा कहलाता है हेटेरोलाइटिक फिशन, या इसी को हम लोग सिमेट्रिकल फिशन भी बोलते हैं और हेटेरोलाइटिक को अनसिमेट्रिकल फिशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान ली दो एटम है ए और बी, दोनों एक इलेक्ट्रॉन लगा करके शेयर किया और आपस में बॉन्ड बना लिया ए बी। मतलब अभी यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है, इस तरह से। अब क्या हो कि इस बॉन्ड जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो बॉन्ड बना, अब इस बॉन्ड को तोड़ना। तो बॉन्ड इस प्रकार से टूटे कि प्रत्येक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। मतलब ऐसा इस बॉन्ड को हम लोग यहां से क्लीव करेंगे बीचों बीच इस तरह से। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना बी ले लेगा और ई वाला एक इलेक्ट्रॉन अपना ए ले लेगा। तो इसमें जो बनेगा बॉन्ड क्लीवेज के बाद कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ जो बॉन्ड का क्लीवेज है ना एकदम समान तरीके से हो रहा है। समान तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ कि दो एटम जो मिलकर के आपस में बॉन्ड बनाया था, तो जब बॉन्ड टूटा तो दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो यदि बॉन्ड का क्लीवेज इस टाइप में हो, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन, या इसको होमोलाइसिस ऑफ बॉन्ड भी बोला जाएगा, होमोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। और बॉन्ड का होमोलाइसिस के बाद जो इधर स्पीशीज बने हैं जिनके पास की ऑड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ऐसा। तो द बॉन्ड फिशन इन व्हिच ईच पार्टिसिपेटिंग एटम टेक्स अवे इट्स ओन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। कि बॉन्ड का इस प्रकार से टूटना कि प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसको होमोलाइटिक फिशन हम लोग बोलेंगे। यही बात यदि हेटेरोलाइटिक फिशन में हम लोग करेंगे तो ए और बी के बीच बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। अब कंसीडर कर लें कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अधिक है, तो इस केस में जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है बी की तरफ अप्लाई करेगा, ऐसा, इस तरह से।
अब यहां से बॉन्ड को तोड़ना, तो यहां बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तो यहां से बॉन्ड को तोड़ दें। कहने का मतलब कि इस बार बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा बी और ए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो ऐसा करने के बाद जो स्पीशीज बना ए प्लस बी और बी के पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि शुरुआत में दोनों एटम मिलकर के इलेक्ट्रॉन लगाया है, लेकिन जब बॉन्ड बना तो ए के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो इस पर आ जाएगा प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया। बी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, शुरुआत में एक ही इलेक्ट्रॉन लगाया था, लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक बढ़ के इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो प्लस माइनस बना है मतलब आयनिक स्पीशीज का निर्माण, आयनिक स्पीशीज। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड टूट रहा है कि एक ही पार्टिसिपेटिंग एटम बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इस प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग बोलेंगे हेटेरोलाइटिक फिशन या फिर हेटेरोलाइसिस ऑफ बॉन्ड, हेटेरोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। तो बड़ा सिंपल सा है कि 2 एटम के बीच बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटने के दरमियान यदि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो कहलाएगा होमोलाइटिक फिशन या सिमेट्रिकल फिशन, मतलब एक समान, कि दोनों एटम मिल करके इलेक्ट्रॉन लगाया था, बॉन्ड बनाया, तो जब बॉन्ड टूटा तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। लेकिन हेटेरोलाइटिक फिशन में ऐसा नहीं होता है, बॉन्ड बनने के दरमियान दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन लगा करके बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब बॉन्ड क्लीव करता है, बॉन्ड टूटता है, उस दरमियान एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो एक एटम कौन सा होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो the bond fission in which only one atom, generally more electronegative atom, takes away both the electrons of shared pair is called heterolytic fission। तो एक बार होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फिशन के बारे में। अब कंडीशन के बारे में कि कब होमोलाइटिक फिशन होगा और कब हेटेरोलाइटिक फिशन होगा। तो यदि नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड करने का मतलब कि सेम एटम के बीच बॉन्ड बनाओ, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, इस टाइप का। तो यदि नन पोलर बॉन्ड हो तो उस केस में जनरली होमोलाइटिक फिशन ही होता है, मतलब इस केस में दोनों एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमेशा फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा। कब, जब नन पोलर बॉन्ड हो तब। लेकिन यदि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे अलग अलग एटम, सपोज कार्बन क्लोरीन के बीच हो, कार्बन आयोडीन के बीच हो, हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच हो, इस टाइप का, तो जब अलग अलग एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो उसके बीच बॉन्ड बने, मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो जब इस केस में बॉन्ड का फिशन होता है उसको हम बोलेंगे हेटेरोलाइटिक फिशन। तो नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो होमोलाइटिक फिशन, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो हेटेरोलाइटिक फिशन। नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब आता है, जब उसका होमोलाइटिक फिशन होता है, तो होमोलाइटिक फिशन जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और नन पोलर सॉल्वेंट, नन पोलर सॉल्वेंट। होमोलाइटिक फिशन जनरली नन पोलर सॉल्वेंट में और सनलाइट में, इसमें यहां सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हेटेरोलाइटिक फिशन पोलर सॉल्वेंट में होता है और जनरली हीट के प्रेजेंस में होता है। यहाँ सनलाइट का होना जरूरी है, यहाँ हीट का होना जरूरी है। इसमें जो है पोलर सॉल्वेंट चाहिए, इसमें नन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, तब जो है बॉन्ड का क्लीवेज होगा। हेटेरोलाइटिक फिशन में आयनिक स्पीशीज का निर्माण होता है, जबकि होमोलाइटिक फिशन में फ्री रेडिकल्स, न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज का निर्माण होता है। सर्टेन कंडीशन में जो है ना, सेम बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन भी हो सकता है, हेटेरोलाइटिक भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर बॉन्ड का ही अलग अलग कंडीशन में होमोलाइटिक फिशन भी हो सकता है, हेटेरोलाइटिक भी हो सकता है। और उस केस में हेटेरोलाइटिक फिशन में जो एनर्जी लगेगा वह होमोलाइटिक फिशन से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे CH3Cl, कार्बन क्लोरीन के बीच यहां बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, यदि इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन करें, माने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले ले, ऐसा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, एक इसके पास। तो इस केस में जो एनर्जी चेंज होता है +352 किलो जूल पर मोल। अच्छा, मतलब इस बॉन्ड का एक मोल को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगता है, 352 किलो जूल। लेकिन यदि इसी बॉन्ड का हम लोग हेटेरोलाइटिक फिशन करें, ऐसा, अब चूंकि यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, तो इस बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ही ले लेगा,
ये हो जाएगा CH3, इस पर प्लस आ जाएगा, क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए इस पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हुआ ना, इस दरमियान जो एनर्जी लगता है प्लस 952 किलो जूल पर मोल। तो सेम बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन का, यहाँ होमोलाइटिक फिशन हुआ तो एनर्जी लगा 352, और यहाँ हेटेरोलाइटिक फिशन हुआ तो एनर्जी लगा 952। तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड का होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिशन दोनों हो सकता है अलग अलग कंडीशन में, और उस केस में जो हेटेरोलाइटिक फिशन है उसका एनर्जी हमेशा होमोलाइटिक फिशन से ज्यादा होगा। तो एक बार रिकैप करते हैं होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फिशन में। तो सबसे पहला बॉन्ड फिशन मतलब कि रिएक्शन के दरमियान रिएक्टेंट का जो पुराना बॉन्ड है उसका टूटना कहलाता है बॉन्ड फिशन। क्योंकि इस केस में रिएक्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो अभी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब जो क्लीवेज होना है वह कोवलेंट बॉन्ड का होगा। दो टाइप में होता है होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक। दो एटम के बीच बॉन्ड ना हो और यदि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया बॉन्ड टूटने के दरमियान तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलाइटिक फिशन। लेकिन यदि एक ही एटम जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया हो तब वह कहलाएगा हेटेरोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में होता है, जबकि हेटेरोलाइटिक फिशन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर सॉल्वेंट में ही होता है। होमोलाइटिक फिशन जो है जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है या कोई रेडिकल इनिशिएटर के प्रेजेंस में होगा, जबकि हेटेरोलाइटिक फिशन के लिए हीट का होना अनिवार्य होता है। होमोलाइटिक फिशन में जो है न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज का निर्माण होता है जिनको फ्री रेडिकल्स बोला जाता है, जबकि हेटेरोलाइटिक फिशन में आयनिक स्पीशीज का निर्माण होता है। ये आयनिक स्पीशीज प्लस माइनस कार्बन में भी हो सकता है, कोई अदर नॉन मेटल आइटम पर भी हो सकता है, तो उसके अनुसार फिर उसका हम लोग नाम देते हैं। ये फिशन के बारे में जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन किया हुआ है नोट्स में, उसको आप लोग देखो और समझो। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में। अभी हमने बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। सपोज एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 CCl4 के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना रहा हो ऐसा, इस तरह का प्रोडक्ट तो यहां सिंगल है, ये कहलाएगा प्रोडक्ट, ये दोनों कहलाएगा रिएक्टेंट। तो यहां हम क्या देख रहे हैं ना कि रिएक्टेंट में दो पार्ट है, एक इधर इथीन का मॉलिक्यूल है और दूसरा ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। तो रिएक्टेंट में इधर दो पार्ट है, प्रोडक्ट में तो सिंगल है। तो रिएक्टेंट में जो दो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट में से ही हम लोग किसी एक को सबस्ट्रेट बोलते हैं, दूसरे को रिएजेंट बोलते हैं। सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों रिएक्टेंट का ही पार्ट है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी जो है एक अभी तक का जो जनरलाइजेशन है कि लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट सबस्ट्रेट कहलाता है और मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट रिएजेंट कहलाता है। जो कम रिएक्टिव रिएक्टेंट है उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं और जो अधिक रिएक्टिव रिएक्टेंट है उसको रिएजेंट बोला जाता है। जनरल बात है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है ना वह मेन रिएक्टिव स्पीशीज होता है और सबस्ट्रेट में यूजुअली कार्बन होता है। रिएजेंट में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट जो है हाइड्रोकार्बन का पार्ट रहेगा, मतलब उसमें कार्बन होना ही है। तो यही थोड़ा सा जो है जनरलाइजेशन है सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में कि सबस्ट्रेट लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट होते हैं और मेन रिएक्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन का, जबकि रिएजेंट अधिक रिएक्टिव होते हैं। सबस्ट्रेट में यूजुअली कार्बन होता है लेकिन रिएजेंट में कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देते हैं कि जो इथीन का मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सबस्ट्रेट, ब्रोमीन को बोलेंगे रिएजेंट और इधर ही बना प्रोडक्ट। एरो के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है ना ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो बात हो सकता है, या तो जो यहां लिखा हुआ है वह सॉल्वेंट हो या फिर कोई कैटलिस्ट हो। ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन का मेन स्केलेटन ऐसा ही होता है कि
लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, उसमें दो पार्ट होगा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। जनरली जो पहले लिखा हुआ रहेगा सबस्ट्रेट होगा, बाद वाला रिएजेंट होगा। एरो के ऊपर जो मेंशन रहता है सॉल्वेंट हो सकता है, कोई कैटलिस्ट हो सकता है, कभी कदार एरो के ऊपर रिएजेंट को भी लिखा जाता है। और इधर जो राइट साइड में आया इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। अभी जो रिएजेंट है ना, आगे रिएजेंट का भी क्लासिफिकेशन है। ऐसा रिएजेंट जो है दो टाइप का, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं और इसको न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफिलिक दो वर्ड है। इन न्यूक्लियो का मतलब हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव सेंटर, और फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब किसी के प्रति लगाव, लव। सेम मीनिंग कि इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव सेंटर, और फिलिक का मतलब एफिनिटी, मतलब वही लव या लगाव। तो इसका नाम से हम लोग डेफिनेशन पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच लव पॉजिटिव सेंटर, या फिर द पॉजिटिव सेंटर लविंग केमिकल स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब उस प्रकार के केमिकल स्पीशीज जिनको न्यूक्लियस के प्रति लगाव हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज के प्रति लगाव हो, पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहता हो, तो वही कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल्स। लेकिन उस प्रकार के केमिकल स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव हो, नेगेटिव चार्ज के प्रति लगाव हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता हो, तो वैसे केमिकल स्पीशीज को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। अब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच हैव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाता है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन वैसे केमिकल स्पीशीज को चाहिए होता है जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी हो। मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और यहां पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वह पॉजिटिव चार्ज को लेना चाहता है, और पॉजिटिव चार्ज वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन कम। तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाना चाह रहा है जहां इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसका मतलब हुआ कि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। न्यूक्लियोफाइल वहां जाना चाहता है जहां इलेक्ट्रॉन कम हो, इसका मतलब पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है दो टाइप का हम लोग इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। वैसे न्यूक्लियोफाइल भी दो वैरायटी का होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और दूसरा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल को हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या बताया हमने कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज व्हिच हैव एफिनिटी फॉर पॉजिटिव सेंटर। कि न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सेंटर के पास जाना चाहते हैं। इसमें से दो वैरायटी है, न्यूट्रल और नेगेटिव। न्यूट्रल में क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक रहता है लेकिन कोई चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर पार्शियल चार्ज हो सकता है, लोन पेयर भी ना हो और कंप्लीट चार्ज भी ना हो। जैसे H2O, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, अमोनिया NH3 के पास एक लोन पेयर, अल्कोहल ऑक्सीजन में दो लोन पेयर, एमीन नाइट्रोजन में एक लोन पेयर, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX अल्काइल लिथियम, ये सभी जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है। मतलब इस सब के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है लेकिन किसी में कोई चार्ज नहीं है। या फिर अल्कीन्स जो होते हैं, अल्कीन्स, अल्काइंस या फिर एरीन्स,
मतलब जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह हो, वे सभी भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का काम करते हैं। नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज तभी रहेगा जब लोन पेयर भी एक्सेस में हो। जैसे OH माइनस, ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर है माइनस है, Cl माइनस, ऐसा कार्बन पर माइनस है, आर्गो माइनस, यहाँ माइनस है ऐसा। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कोई चार्ज नहीं, लोन पेयर हो सकता है या फिर कोई कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बना हुआ रह सकता है। और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मतलब इस पर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। तो दोनों केस में बता रहा है कि ये सभी वे केमिकल स्पीशीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रोफाइल ना है तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा। जैसे BeCl2 ऐसा, बेरिलियम के अगर बगल 2 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएगा 4। हम लोग क्या पढ़े कि कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, यहाँ 4 ही है। इसका मतलब हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी रखता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही BF3 ऐसा, बोरोन के अगर मतलब 3 बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, तो यहाँ भी 8 से कम हो रहा है, मतलब यह भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करें दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल करने का मतलब हुआ कि इस पर डायरेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। जैसे H+, NO2+ है, कोई अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज रहे, एसाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज रहे, HSO3 सल्फर पर यहाँ प्लस चार्ज रहे, हाइड्रोनियम आयन यहाँ प्लस चार्ज रहे, इस तरह का। ये सभी जो है इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा, ये पॉजिटिव चार्ज ही बता रहा है ना कि सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो सबको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिलीजन। यहाँ जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है इसमें स्पेशल और ये आता है कि न्यूट्रल में जो है वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कोई हेटेरो एटम, माने कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई नॉन मेटल एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल, जैसे कार्बोनिक कंपाउंड, साइनाइड ऐसा, ये सभी जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी बिहेव कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हुआ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। अब जो है कुछ वैसे भी केमिकल स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा बिहेव करते हैं ऐसा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा बिहेव करेंगे उनको बोला जाता है एम्बियोफाइल्स। तो एम्बियोफाइल्स में जनरली आते हैं उस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कोई हेटेरो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो मेनली इसमें आएगा अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल एटसेट्रा। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसा बिहेव करते हैं। अभी दोनों के जैसा बिहेव कैसे करेंगे तो आगे जब हम लोग चैप्टर डिस्कशन करेंगे ना अल्डिहाइड कीटोन वगैरह के बारे में, तो वहां ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे अल्डिहाइड और कीटोन जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के जितने रिएक्शंस हैं प्रत्येक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट होना ही है। मतलब यदि उस रिएक्शन में आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचान लिए तो रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टर्म्स हैं और बहुत ही सिंपल है कि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव सेंटर के पास अटैक करेगा जबकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा नेगेटिव सेंटर के पास अटैक करेगा मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। बाकी पूरी बातें जो है हमने डिटेल में डिस्कस करके रखा है नोट्स में, जो कॉलेज का वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो उसको आप लोग डाउनलोड करके लिखो, अच्छे से पढ़ो, समझो, ताकि कंसेप्ट जो है क्लियर करने में आसानी हो, ताकि आगे हम लोग चैप्टर पढ़ें तो वहां अच्छी तरीके से जो है समझ में। धन्यवाद।